नमस्कार, आदाब, मैं शहर यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना सरकार ने सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास विभाग के लिए 23,373 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा है। आज राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी ने कहा है कि लोगों के अथक संघर्ष के माध्यम से तेलंगाना को हासिल करने के बाद पिछली सरकार कृष्णा और गोदावरी नदी के पानी के आवंटन में राज्य के उचित हिस्से को सुरक्षित करने के लिए कोई निर्णायक कार्रवाई करने में विफल रही है। इसके अलावा तत्कालीन सरकार ने आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी के 811 टीएमसी पानी में से 511 टीएमसी पानी का उपयोग करने की अनुमति दी, जिससे तेलंगाना को उसका उचित हिस्सा नहीं मिल पाया और राज्य के किसानों के साथ घोर अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के पानी के उचित हिस्से को सुरक्षित करने के लिए हमने ब्रज कुमार न्यायाधिकरण के समक्ष व्यापक डेटा समर्थित तर्क प्रस्तुत किए हैं। हमने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे आंध्र प्रदेश कम पानी आवंटित होने के बावजूद अपने उचित हिस्से से अधिक पानी का उपयोग कर रहा है और न्यायाधिकरण से सुधारात्मक उपाय करने का आग्रह किया। ब्याज के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक के टी रामाराव ने कांग्रेस सरकार के दूसरे बजट के पेश होने के बाद उस पर तीखा हमला किया और कहा कांग्रेस अपनी 6 गारंटियों को पूरा करने में विफल रही है, जिन्हें अब नजरअंदाज कर दिया गया है और उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कांग्रेस सरकार ने अपने दूसरे बजट की प्रस्तुति के साथ अपने कार्यकाल का 40% पूरा कर लिया है, लेकिन उसके पास ठोस उपलब्धियों के मामले में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने किसानों और कृषि को प्राथमिकता से बाहर कर दिया है, जिसे उसने शुरू में अपना फोकस बताया था। केटीआर ने कहा कि सरकार ने दिल्ली को फंड भेजने के एकमात्र काम को प्राथमिकता दी है ताकि मालिकों को खुश किया जा सके। उन्होंने दावा किया है कि 100 दिन की समय सीमा के भीतर अपनी गारंटी को लागू करने में विफल रहने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। ब्यास नेता ने बुनकरों के विकास के लिए कम बजट आवंटन की ओर भी इशारा किया, जो ब्यास शासन के दौरान 1,200 करोड़ रुपए से घटकर कांग्रेस सरकार के दौरान 370 करोड़ रुपए रह गया है। उन्होंने कांग्रेस पर 20% कमीशन सरकार होने और लंबित महंगाई भत्ता और के चंद्रशेखर राव के कार्यकाल के दौरान दिए गए 73% फिटमेंट की अनदेखी करके सरकारी कर्मचारियों की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। बजट कांग्रेस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया तेलंगाना असेंबली में, इसको देखने के बाद एक ही चीज याद आ रहा है। तेलुगु में यहाँ पे जब भी कोई भक्त यहाँ के बालाजी तिरुमला दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ गोविंदा गोविंदा करके बोलते हैं। आज यही लग रहा है कि ये बजट देखने के बाद 6 गारंटी और 420 वादे जो इन्होंने किए उन सबका आज गोविंदा गोविंदा कर दिया, दफना दिया और खत्म कर दिया। लगता है कि कोई इरादा नहीं है, कोई मन नहीं है कांग्रेस सरकार का कि जो वादा देके वोट लिया, एससी डिक्लेरेशन, एसटी डिक्लेरेशन, किसान डिक्लेरेशन, स्वयं राहुल गांधी जी, मैडम प्रियंका गांधी जी, खारगे जी, सिद्धरामैया जी, बड़े बड़े हस्ती जो हिंदुस्तान के कांग्रेस पार्टी के हैं, पूरे आए थे तेलंगाना और उन्होंने वादा किया था। आज दूसरी बजट कांग्रेस पार्टी की देखने के बाद यही समझ आया कि हर किसी के साथ उन्होंने धोखा किया। वादा किया गया था कि 100 दिन के अंदर अंदर 6 गारंटी अमल हो जाएंगे, हर महिला को तेलंगाना में 2,500 रुपया पर महीना दिया जाएगा। आज तक एक भी महिला को 500 दिन होने को आए, एक भी महिला को 5 रुपया तक नहीं मिला। तेलंगाना सरकार ने अपना अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया, जो राज्य के गठन के बाद पहली बार 3 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3.4 लाख करोड़ के कुल बजट में कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा विकास पर जोर दिया गया है, जबकि उधार पर निरंतर गंभीरता को दर्शाया गया है। बजट का एक बड़ा हिस्सा कल्याण कार्यक्रमों की ओर निर्देशित है, जिसमें पिछड़ा वर्ग 11,405 करोड़, अनुसूचित जातियों 40,232 करोड़ और अनुसूचित जनजातियों 17,169 करोड़ रुपए के लिए आवंटित है, जो कुल लगभग 69 करोड़ रुपए है। कांग्रेस सरकार की प्रमुख योजनाओं को भी महत्वपूर्ण धनराशि मिली है। यह आवंटन सामाजिक समानता और समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। जैसा कि विधानसभा में बजट पेश करते समय डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमांक ने उजागर किया।
कांग्रेस एमएलसी आमिर अली खान ने पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाकर 42% करने के तेलंगाना सरकार के कदम का पुरजोर समर्थन किया। इसे सामाजिक न्याय के लिए एक ऐतिहासिक फैसला बताया है। तेलंगाना विधान परिषद में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा विधेयक पेश किए जाने के बाद बोलते हुए आमिर अली खान ने भाजपा और बीआरएस पर इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने एक वैज्ञानिक जाति सर्वे कराया था, जिसमें शिक्षा, रोजगार और सरकारी सेवाओं में अंतर को बांटने के लिए पिछड़ा वर्ग आरक्षण का विस्तार करने की आवश्यकता की पुष्टि की गई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि विधेयक हाशिए पर पड़े समुदाय के उत्थान के लिए डेटा संचालित अंतर्दृष्टि पर आधारित है। मुस्लिम पिछड़े वर्ग के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका मौजूदा 4% कोटा अपरिवर्तित रहेगा। उन्होंने बताया कि मुस्लिम पिछड़े वर्ग को लंबे समय से पूरे भारत में पिछड़े वर्गों की श्रेणी में मान्यता दी गई है और उनका उप कोटा यह सुनिश्चित करता है कि वो अन्य पिछड़ा वर्गों के साथ प्रतिस्पर्धा न करें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को कथित रूप से बदनाम करने के आरोप में बीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव के खिलाफ मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। मोइनाबाद मंडल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई कि बीआरएस नेता सीएम रेवंत रेड्डी की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 193 और 352 के तहत मामला दर्ज किया है। हाइड्रा आयुक्त ए.वी. रंगनाथ ने घोषणा की कि हाइड्रा विभाग को अपनी स्थापना के बाद से कुल 9,800 शिकायतें मिली हैं और वो इन शिकायतों को क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत करके कार्रवाइयां कर रहे हैं। अपने वक्तव्य में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों ने एक ही मुद्दे के संबंध में काफी सारी शिकायतें भेजी हैं, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय स्तर पर उनकी समीक्षा करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। रंगनाथ ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि वरिष्ठ अधिकारी रोज क्षेत्रीय जाँच कर रहे हैं, जो मुद्दों को सुलझाने के लिए हाइड्रा मशीनरी के अथक प्रयास को दर्शाता है। उन्होंने हाइड्रा पर जानबूझकर की गई आलोचनाओं पर निराशा व्यक्त की है, जो शहर के भविष्य के लिए प्रयास कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि हाइड्रा की आड़ में पैसा इकट्ठा करने वाले व्यक्तियों और गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों को ऐसी किसी भी घटना की सूचना स्थानीय पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो या टैंक बंड के पास स्थित कार्यालय में देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भाजपा विधायक बंसगौड़ा पाटिल के खिलाफ कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। रानिया को हाल ही में सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि अनुराधा की शिकायत के आधार पर पाटिल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में शिकायतकर्ता ने विधायक पर विजयपुरा में मीडिया से बात करते हुए अभिनेत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने एफआईआर में आरोप लगाया कि राव बहुभाषीय अभिनेत्री हैं और समाज में उनका सम्मान है। उन्होंने कहा है कि अभिनेत्री के खिलाफ पाटिल की टिप्पणी अपमानजनक, अश्लील और आपत्तिजनक है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने रूस यूक्रेन जंग में भारत के रुख पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्वीकार किया युद्ध छिड़ने के समय भारत के रुख का विरोध करने पर उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि जो नीति अपनाई गई उसकी वजह से देश अब ऐसी स्थिति में है जहां वो स्थायी शांति के लिए दबाव ला सकता है। थरूर ने रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के समय भारत के रुख की आलोचना की। उन्होंने हमले की निंदा करने की अपील की थी। दिल्ली में एक सत्र के दौरान पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि क्योंकि संसदीय बहस में मैं एकमात्र व्यक्ति हूं जिसने वास्तव में फरवरी 2022 में भारतीय रुख की आलोचना की थी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ और हम हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए बल प्रयोग की अस्वीकारता के पक्ष में रहे हैं। सत्र के दौरान शशि थरूर ने कहा कि उन सभी सिद्धांतों का उल्लंघन एक पार्टी द्वारा किया गया था और हमें इसकी निंदा करनी चाहिए थी। खैर 3 साल बाद ऐसा लगता है कि मैं ही दोषी हूं, क्योंकि स्पष्ट रूप से नीति का मतलब है कि भारत के पास वास्तव में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों को 2 हफ्ते के अंतराल पर गले लगा सकता है और दोनों जगहों पर स्वीकार किया जा सकता है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके और भारतीय जनता पार्टी के बीच बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी। बीजेपी की तमिलनाडु यूनिट के अध्यक्ष अन्नामलाई ने आरोप लगाया कि डीएमके की अगुवाई वाली राज्य सरकार के मंत्रियों को उत्तर भारत के लोगों को नीचा दिखाने में बहुत मजा आता है। बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया एक्स पर तमिलनाडु के मंत्री का कथित तौर पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया, जिसमें वो उत्तरी राज्यों के प्रवासी लोगों का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए हिंदी भाषा और इसे सीखने वालों की स्थिति पर टिप्पणी कर रहे थे। वायरल वीडियो में मंत्री कथित तौर पर पूछ रहे हैं, आज
हिंदी पढ़ने वाले कहाँ हैं? वो मेरे घर में जानवरों को पाल रहे हैं, ये सच है और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। साथ ही उन्होंने तमिलनाडु में उत्तरी राज्यों के लोगों की ओर से किए जाने वाले कामों की लिस्ट भी बताई। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा कार्यक्रम की तारीख का भी पता नहीं चल सका है। इसके बाद सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में अन्नामलई ने आरोप लगाया कि हमारे तमिल मूल्यों और संस्कृति को भूलकर डीएमके के मंत्रियों को उत्तर भारत के हमारे भाइयों और बहनों को नीचा दिखाने में बहुत मजा आता है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने आज कहा है कि तमिलनाडु के तिरुवल्ली जिले में सेवानिवृत्त पुलिस उप निरीक्षक जाकिर हुसैन की हत्या की निष्पक्ष जांच की जाएगी। हुसैन, जिनकी 18 मार्च को सुबह सुबह नमाज के बाद घर लौटते समय हत्या कर दी गई थी, उन्होंने पहले अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। विधानसभा में बोलते हुए स्टालिन ने कहा कि हत्या में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष पुलिस दल गठित किया गया है। स्टालिन ने कहा उनकी पत्नी ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इस हत्या में अब तक 2 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। हत्या में शामिल अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने विशेष टीमें बनाई हैं। पहली जांच के मुताबिक पहले एक जमीन से जुड़ा मुद्दा था और दोनों ने इस मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसकी जांच हो रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह दुखद हत्या की घटना हुई। उन्होंने कहा है बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष जांच की जाएगी और मैं सुनिश्चित करता हूं कि दोषियों को सजा मिलेगी। इस बीच एआईएडीएमके महासचिव और विपक्ष के नेता एडप्पाडी पलानीस्वामी ने सेवानिवृत्त पुलिस उप निरीक्षक हुसैन की हत्या की निंदा की और उनके लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान किया। पलानीस्वामी ने हुसैन की शिकायतों को दूर करने में विफल रहने के लिए पुलिस की आलोचना की और उन पर कर्तव्यों में लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि यह घटना पुलिस की कार्यप्रणाली में गंभीर कमियों को उजागर करती है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।